हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, आ गए हैं हम लाइव। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब ठीक है? तो फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी के। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए भाई। शिवानी जी आ गए हैं भाई, हम लाइव आ चुके हैं। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, सब ठीक है? तो जल्दी से क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास बिल्कुल होगी अनुराधा जी, क्यों नहीं क्लास होगी भाई आज। और आज से तो आपका नया एक स्ट्रीम चालू होने वाला है। ठीक है, टेक्सोनॉमी। आज मैं, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कल के सेशन में, कि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन। चलिए भाई, तो सभी लोग एक बार फटाफट से बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब सब बढ़िया है? चलिए, अनुराधा जी, स्वाति यादव जी, गौरव, नेहा सिंह जी, सभी लोग जुड़ गए हैं। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब ठीक है? चलिए तो फिर शुरू करें। एक्साइटेड हो भाई आज आप लोग? आज से नया आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन चलने वाले हैं। तो चलिए, एक्साइटेड हैं सभी लोग? आज हम पूरा रिवीजन करेंगे टेक्सोनॉमी के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, और आज पूरा आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो पढ़ के आए हैं सभी लोग कि नहीं? चलिए भाई, स्टार्ट किया जाए क्लास को बिना देरी के। चलो तो आ जाते हैं क्वेश्चन में। जैसा कि आपको पता है, अभी तक हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे एलटी ग्रेड के कंप्लीट क्वेश्चन, जैसा कि आपका पेपर आता है वैसे क्वेश्चन कर रहे थे। और आज से हम लोग पूरा का पूरा एक एक एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छे शिवानी जी। चलिए भाई, सभी लोग एक्साइटेड हैं, तो बिना देरी के आ जाते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन में। आइए देखते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, मेरा तो कुछ भी तैयार नहीं है। अरे सब तैयार हो जाएगा शिवानी जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब तैयार हो जाएगा, हम हैं तो यहाँ पर। क्यों भाई, हम हैं तो यहाँ पर। चलिए अनुराधा जी, चलिए। अच्छा, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हियरार्चिकल सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, आ जाइए। बताएंगे कि इनमें से निम्नलिखित में से टेक्सोनॉमी में सही श्रेणी क्रम कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है क्लास, स्पेसीज, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। ये तो नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि क्लास के बाद स्पेसीज कहाँ से आ जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑर्डर, जीनस, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका दिया है फैमिली, स्पेसीज, क्लास, ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया है आपका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पेसीज एंड जीनस। चलिए, यहाँ पर वैसे तो कोई नहीं है, है ना? क्या होगा वैसे तो इसमें ऑप्शन डी जाएगा, लेकिन ये स्पेसीज अगर इधर लास्ट में रहता तब होता ना। चलिए भाई, स्पेसीज यहाँ पर लास्ट में होगा। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। क्यों भाई, ये यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, जीनस कर लीजिए, और यहाँ पर स्पेसीज कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन कोई भी आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका। सब रॉन्ग है, सब गलत नहीं है। चलिए, इसको ठीक कर लीजिए ऑप्शन। थोड़ा सा क्या होगा, इधर उधर ऑप्शन भी मिसप्रिंट हो सकता है, तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक, ऑर्डर आपको पता ही है, सीक्वेंस आपको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन भी आपका गलत दिया है तब भी हम सही कर लेंगे। ठीक है, फाइलम, क्लास, उसके बाद क्या आता है? चलो, अगर इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ऑर्डर, हियरार्ची में ऑर्डर जो आप लिखते हो, सबसे पहले आता है आपका किंगडम। क्यों भाई, किंगडम। उसके बाद क्या आएगा तो बताएंगे मैम, आएगा फाइलम। किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद आपका आएगा क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है आपका फैमिली, फैमिली के बाद क्या आएगा, जीनस, एंड लास्ट में आपका आता है स्पेसीज। क्यों भाई, यही ऑर्डर है। ठीक है, यही ऑर्डर है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये क्या है, किंगडम क्या कहलाएगा, हायर कैटेगरी होती है। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा कहेंगे, हायर कैटेगरी। और
ये हो जाएगी आपकी स्पीसीज क्या, लोअर कैटेगरी। ठीक है। और एक चीज और बेटा ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे आप क्या करते हो, जैसे जैसे आप हायर टू लोअर बढ़ते हो, ठीक है, अगर आप हायर टू लोअर आते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो सिमिलर करेक्टर हैं, ठीक है, सिमिलर करेक्टर्स बिटवीन स्पीसीज, ये क्या होगा, इंक्रीज होते हैं, है ना भाई, इंक्रीज होते हैं। ध्यान रखेंगे जैसे जैसे आप हायर टू लोअर आओगे वैसे वैसे क्या होगा, तो ये बताएंगे कि जो सिमिलर करेक्टर हैं वो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पर सिमिलर देखने को मिलेंगे, तो बताएंगे कि ये आपको स्पीसीज में सिमिलर करेक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सिमिलर करेक्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो बताएंगे कि ये आपको देखने को मिलते हैं स्पीसीज में। क्लियर है, चलिए ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर एक खा गई जल्दी में, शिवानी कोहली जी, शिवानी जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है बेटा, आराम से करिए। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद आंसर करिए, कोई जल्दी नहीं है, हमको कोई अवार्ड नहीं दे देना है आपको। क्लियर, कोई अवार्ड नहीं दे देना है। अब इसमें देखिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टेक्सोनोमिक हियरार्ची के बीच में क्या होता है, कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे आप पढ़ते हो वैरायटी, है ना, वैरायटी आप पढ़ते हो तो वैरायटी क्या होता है, स्पीसीज के बाद आता है। ठीक है, सब स्पीसीज आप पढ़ते हो, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हियरार्चिकल ऑर्डर में नहीं आती है, लेकिन इनका अलग से क्या है, अलग से इनको कंसीडर किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आपके जो मेन हियरार्चिकल ऑर्डर हैं दैट इज ये आपके दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा फाइलम और फाइलम या फिर आप बात कर लो किंगडम की, तो यहाँ पर आप जैसे किंगडम आप पढ़ते हो किसके रेफरेंस में, तो ये पढ़ते हैं हम एनिमल के रेफरेंस में। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर प्लांट्स के रेफरेंस में, तो प्लांट्स के रेफरेंस में हम क्या पढ़ते हैं, डिवीजन पढ़ते हैं, है ना। प्लांट्स के रेफरेंस में क्या पढ़ा जाता है, डिवीजन। तो डिवीजन किसके लिए यूज होता है, बिल्कुल दिव्या पटेल जी, ये यूज होता है प्लांट्स के लिए। ठीक है भाई, चलिए समझ आ गया, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाते हैं बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पीसीज इज कंसीडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज, दिया है कि स्पीसीज को वर्गीकरण की मूल इकाई माना जाता है क्योंकि, इसका रीजन क्या है, किस वजह से इसको मेन क्या है, यूनिट माना जाता है, आइए बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है, इट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, कह रहे हैं कि इससे क्या है, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोवाइड हो सकते हैं। सेकंड दिया है, इट शोज मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी इसमें देखने को मिलती है। तीसरा दिया है, इट ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट, ये एक ही हैबिटेट में रहती हैं। एंड लास्ट आपका दिया है, इट इज द लार्जेस्ट टेक्सोनोमिक यूनिट। चलो भाई जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, और अगेन क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग फिर आंसर करेंगे। बेटा क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ठीक है, जल्दी जल्दी में आप लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हो। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। चलिए भाई एक बार सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। स्पीसीज को कंसीडर किया जाता है बेसिक यूनिट की तरह, ठीक है, स्पीसीज को बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है क्योंकि इट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ये कह रहा है कि ये आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल यूनिट को आगे आने वाली ऑफ स्प्रिंग को जन्म देगा। बेटा सारे के सारे जितने लोग भी आंसर बता रहे हैं ना, सब गलत बता रहे हैं। मैडम जी हिंदी मीडियम, मैडम जी हिंदी में ही बोल रही हैं,
ठीक है, मैडम जी संस्कृत में नहीं बोल रही हैं। और देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, इंग्लिश में भी आपके क्वेश्चन होंगे, पेपर में भी आपका ऐसा ही आएगा। तो ध्यान रखिए कि ये वाला दोबारा नहीं आना चाहिए कि मैम जी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, संस्कृत मीडियम, उर्दू मीडियम। ठीक है, ये ध्यान रखिए। हम पढ़ रहे हैं तो हम बता रहे हैं ना हिंदी में ही आपको, हम संस्कृत में थोड़े बोल रहे हैं। चलिए अच्छा, सारे बच्चे गलत ऑप्शन बता रहे हैं, सारे लोग गलत ऑप्शन बता रहे हैं। बेटा एक चीज मेरे को बताओ, सेम हैबिटेट में मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज तो आपको क्या जीनस में नहीं देखने को मिलेंगी, सेम जीनस के एनिमल्स में नहीं देखने को मिलेंगी, वो भी तो सिमिलर ही दिखते हैं। मान लीजिए सेम ही जीनस है तो जीनस के अकॉर्डिंग भी तो सेम हो जाएगा। और सेम हैबिटेट में, एक हैबिटेट में मान लीजिए बाकी एनिमल नहीं रहेंगे, बाकी एनिमल नहीं रहेंगी क्या। और टेक्सोनॉमिक यूनिट तो बिल्कुल ये गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। लार्जेस्ट कहाँ से हो जाएगा, जो भी बोल रहा था बच्चा कि लार्जेस्ट, अभी बताया ना लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट इसमें तो किंगडम आता है। क्यों भाई, लार्जेस्ट यूनिट में कौन आता है तो बताएंगे किंगडम आता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। क्यों, क्योंकि सेम स्पीसीज के ही जीव आपस में रिप्रोड्यूस करके आगे आने वाले ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग गलत करोगे, बताइए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो कैसे होगा। हाँ भाई, अगर इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप गलत करोगे तो कैसे होगा। आप बताओ मेरे को, ये आपको सिंपल सिंपल नहीं दिख रहा है कि आपस में रिप्रोड्यूस करके, एक ही जाति के सदस्य ना आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे पढ़ रहे हो आप लोग, हाँ कैसे पढ़ रहे हो, अब बता रहे हैं। देखो एक्सक्यूजेस मत दो, आप लोग कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी में लिखा तो है, हिंदी में लिखा तो है, हिंदी में आंसर लाओ मैम, मार खाओगे आप लोग। इससे ज्यादा हिंदी में क्या लेके आए, हाँ बोल तो रहे हैं हिंदी में, कितना हिंदी में बोले। नेहा सिंह जी एक्सक्यूजेस मत दीजिए। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अभी देखो सत्यम जी क्या बोल रहे हैं, छी धिक्कार है मुझ पर, फिर एक प्रश्न गलत हो गया। इसी तरह धिक्कार होगा, धिक्कार मत करिए, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए और ढंग से आंसर करिए। मैंने कल बोला था पढ़ के आइए, है ना। इसी तरह के थोड़ा सा डीप डेप्थ में क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो सारे के सारे गलत कर देंगे। क्यों भाई, थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग गलत कर दोगे सारे के सारे, और फिर धिक्कार नहीं होगा, फिर आप पेपर से बाहर होंगे, सिलेक्शन से बाहर होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, स्पीसीज को बोला जाता है सिमिलर होती है। क्यों, क्योंकि एक ही स्पीसीज के जीव आपस में रिप्रोड्यूस करके नए ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि क्लासिफिकेशन में सबसे बेसिक यूनिट रखा गया है इसको, है ना भाई। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई अगर हम ह्यूमन की बात करें, है ना, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन अपने ही सेम स्पीसीज से क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, है ना। ह्यूमन अपने ही सेम स्पीसीज से क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करके नई ऑफ स्प्रिंग को जन्म देगा। तो यही तो इसका रीजन हो जाएगा सबसे ज्यादा। ठीक है भाई, इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम भी, ताकि आप लोग क्वेश्चन गलत करके ना हो। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय, द्विपदनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने प्रस्तावित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फटाफट से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय, द्विपदनाम पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। जॉन रे नाम के साइंटिस्ट द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, या फिर डार्विन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी, है ना, द्विपदनाम पद्धति जिसको कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने 2 नाम दिए थे, है ना, 2 नाम दिए थे। एक था, फर्स्ट आपका नाम था क्या, जीनस, पहला नाम क्या शो करता था जीनस, और दूसरा नाम क्या बताता था,
किसी भी जीव जंतु की जो स्पीसीज है, जीनस को हमेशा क्या होता था, कैपिटल लेटर से लिखा जाता था। जैसे कि बात कर लें मैंजीफेरा, है ना, मैंजीफेरा ये क्या है, और स्पीसीज का हमेशा पहला लेटर क्या होता था, स्मॉल लेटर में लिखा जाता था। क्यों भाई, ये पहला लेटर हमेशा जीनस का कैपिटल लेटर में लिखा जाता था और स्पीसीज का स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता था। आल्सो अगर इनको हैंड रिटन लिखना है तो हमेशा इनको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये सारे रूल दिए थे इन्होंने और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को बताया था। ठीक भाई, ठीक है, चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। दिया है जीवों के नामकरण की पॉलिनोमियल पद्धति किससे कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूज ऑफ टू वर्ड्स फॉर नेमिंग। दो वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं नेमिंग में तो उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। बी ऑप्शन आपका दिया है यूज ऑफ मल्टीपल डिस्क्रिप्टिव लैटिन वर्ड्स। सी ऑप्शन है यूज ऑफ कॉमन नेम्स या फिर यूज ऑफ कोड एंड नंबर्स। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बताएंगे फटाफट से। जीवों की पॉलिनोमियल पद्धति किसे कहा जाता है। जब दो वर्ड्स यूज करेंगे, जब बहुत सारे लैटिन वर्ड्स यूज करेंगे, जब एक कॉमन यूज होगा या फिर बहुत सारे क्या है कोड और नंबर्स का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे बिल्कुल यूज ऑफ मल्टीपल डिस्क्रिप्टिव लैटिन वर्ड्स, इसी को क्या कहा गया था, पॉलिनोमियल पद्धति कहा गया था। ठीक है, इसी को पॉलिनोमियल पद्धति कहा गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। टू वर्ड्स के लिए तो बाइनोमियल हो जाएगा, है ना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो कि अभी आपने देखा, बाइनोमियल क्या हो जाएगा टू वर्ड्स के लिए। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। बेटा देखो एक चीज है, क्वेश्चंस जो बनाए हैं हमने उसमें इतनी हिंदी नहीं हो पाती है, और यहाँ पर क्या है दिक्कत क्या होती है कि टाइपिंग में जब हिंदी भी पता चले इसकी भी हिंदी लिखेंगे ना तो इतनी सारी हिंदी हो जाती है कि यहाँ पर फिर जगह ही नहीं बचती है। तो क्वेश्चन मैंने इसीलिए क्वेश्चन हिंदी में रखा है, प्रयास किया है। बाकी कुछ आपको हिंदी में ऐसे देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी हिंदी में मैं बोल रही हूँ, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा तो हिंदी बता रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कुछ किया जा सकता है। चलिए अच्छा आगे बढ़े। और वैसे भी बायोलॉजी वाले हो आप लोग, तो आपको हिंदी से ज्यादा इंग्लिश से प्रेम होना चाहिए, है ना, क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाली किताबें ही बायोलॉजी में पढ़नी है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए टेक्सोनॉमिक एड। इनमें से दिया है निम्नलिखित में से टेक्सोनॉमिक सहायक टेक्सोनॉमिक एड नहीं है। ठीक, हाँ इंग्लिश में ही बायोलॉजी, ठीक है, वही तो हम भी बोल रहे हैं, इंग्लिश में ही पढ़ना होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या है, कौन सा टेक्सोनॉमिक एड नहीं है। हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम या फिर फोटोसिंथेसिस। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फटाफट से बताएंगे। हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम या फिर फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा एक टेक्सोनॉमिक एड नहीं है। ठीक, तो बिल्कुल ये आपको क्लियरली विजिबल है। आप कह सकते हो मैम फोटोसिंथेसिस तो एक प्रोसेस है ना, ये क्या है, बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, ये टेक्सोनॉमिक एड में नहीं आता है। ठीक है भाई, ये टेक्सोनॉमिक एड में नहीं आता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बेरियम सीथ टिपिकली यूजेस, कह रहे हैं हर्बेरियम सीथ में टिपिकली क्या यूज होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें लाइव प्लांट्स यूज होते हैं। बी ऑप्शन है फ्रेश लीव्स इसमें यूज होती हैं। सी ऑप्शन है इसमें प्रेस्ड एंड ड्राइड प्लांट्स स्पेसिमेंस यूज होते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है डीएनए सैंपल्स यूज होते हैं। चलो हर्बेरियन सीथ में क्या यूज होता है, हर्बेरियन सीथ में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है। तो हर्बेरियम सीथ बनती ऐसे है कि जो पौधे हैं फूल हो गए, है ना, पत्तियां हो गई,
और तने जो भी भाग उनको रिजर्व करना है उनको क्या किया जाता है, उनको ड्राई करके प्रेस करके रखा जाता है और वो चिपकाया जाता है। क्यों भाई, प्रेस एंड ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, हर्बेरियम फाइल बनाया होगा बॉटनी वाले बच्चों ने, बॉटनी वाले और 11th-12th में तो सबने बनाया होगा, है ना, अगर ठीक ठाक कॉलेज से पढ़े हो तो वहां पर प्रैक्टिकल होते थे और हर्बेरियम सीट सबने बनाई होगी। हाँ बिल्कुल, ग्रेजुएशन में भी बनाया होगा आप लोगों ने। चलिए यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रेस्ड और ड्राइड स्पीसीज को क्या करा जाता था, रखा जाता था। प्रैक्टिकल किए होंगे, ग्रेजुएशन में किया होगा, मास्टर्स में भी किया होगा। अगर जिसका मास्टर में बॉटनी रहा होगा तो उन्होंने किया होगा ये प्रैक्टिकल, है ना। क्या करते थे, फूल पत्ते गुड़हल के फूल लाते थे, उसको क्या करते थे, प्रेस करते थे और चिपका देते थे। क्लियर। चलिए, तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आज भी हम रखे हैं, सर को दी नहीं। अच्छा चलिए, उसको संभाल के रखिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स। दिया है कि डाइवर्सिटी में, रीजन ऑफ डाइवर्सिटी, लिविंग बींग्स का डाइवर्सिटी में क्या रीजन है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया है म्यूटेशन, इसका रीजन क्या है, म्यूटेशन। बी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज, बहुत देर तक क्या है, इवोल्यूशनरी चेंज होने की वजह से। सी ऑप्शन है ग्रेजुअल चेंज, या फिर शॉर्ट टर्म इवोल्यूशनरी चेंज, शॉर्ट टर्म के लिए जो इवोल्यूशनरी चेंज हुए थे वो रीजन है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स इज, लिविंग बींग में रीजन क्या है, डाइवर्सिटी का रीजन क्या है, मतलब बहुत ज्यादा जो विभिन्नताएं मिलती हैं वो उसका रीजन क्या है। ठीक, उसका रीजन क्या है, सभी लोग बताएंगे। क्लियर, तो बताएंगे, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, इतने सारे जब म्यूटेशन होते हैं, है ना, क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन की वजह से आगे आने वाली स्पीसीज में चेंजेस देखने को मिलते हैं कंटिन्यू, और यही चेंजेस क्या है, डाइवर्सिटी को एक एक डाइवर्सिटी, एक रीजन क्रिएट करते हैं। क्लियर, तो 7th के लिए ए हो जाएगा। बहुत अच्छे, 7th के लिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन अ लिविंग बीइंग दैट इज द म्यूटेशन। और म्यूटेशन को किसने बताया था, ह्यूगो डी व्रीज नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 1.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन टू अस, इंसेक्ट कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट। दिया है कि अगर हम बात करें पूरे अर्थ में तो लगभग क्या है, 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं। ठीक है, 1.7 मिलियन जीवित स्पीसीज हैं, और इनमें केवल आपसे पूछा है इंसेक्ट के नंबर कितने हैं। इंसेक्ट इसमें इस 1.7 में क्या है, इंसेक्ट कितने हैं, इंसेक्ट्स के नंबर कितने हैं, ये आपसे पूछा है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है इंसेक्ट में, आपने पढ़ा है कि इंसेक्ट का बहुत ज्यादा रोल है, आपको हर जगह मिल जाएगा, है ना, हवा पानी, जहां पर भी जाओगे जल हवा पानी हर जगह ये आपको दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा स्पीसीज आपको इन्हीं की पूरे वर्ल्ड में मिलेंगी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आउट ऑफ 1.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन टू अस, इंसेक्ट कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट, इंसेक्ट के नंबर्स इसमें कितने हैं। क्लियर, 0.7 मिलियन है, 70,000 है, 70 lakhs हैं, या फिर 1 लाख के आसपास हैं। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। कुछ सूरजमुखी अभी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसेक्ट, चलिए कोई बात नहीं, सुपर हीरो जी आप लेट हो गए, कोई और काम कर रहे होंगे, है ना। सुपर हीरो जी कहीं और शक्ति लगा रहे थे अपनी। चलिए भाई, तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डाटा अगर बात की जाए, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डाटा अगर बात की जाए कि कितनी स्पीसीज हैं, ओवरऑल अगर स्पीसीज की बात की जाए तो 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं सारे के सारे जीवों की। और उसमें भी अगर केवल और केवल इंसेक्ट की स्पीसीज देखी जाए तो केवल और केवल 0.7 मिलियन अकेले स्पीसीज हैं किसकी, इंसेक्ट की।
ठीक है, अकेले स्पीसीज हैं इंसेक्ट की, 0.7 मिलियन लगभग स्पीसीज हैं इनकी। क्लियर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। चलिए, सारे जीवों की स्पीसीज से मिलाकर अगर देखा जाए तो 0.7 मिलियन केवल और केवल आपको इंसेक्ट की स्पीसीज देखने को मिलेंगी। क्लियर। चलिए, अच्छा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, दिया है कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीसीज का किस चीज पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे, बी ऑप्शन है मार्फोलॉजिकल फीचर ओनली, सी ऑप्शन है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली, या फिर मार्फोलॉजिकल एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, किस चीज पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए फटाफट से बताएंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, किस चीज पर बेस्ड है। चलिए, फिर से गलत बता रहे हैं सारे, तुम लोग को क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, बस मन में आया लगा दिए, इसी तरह क्वेश्चन गलत करके आओगे। सच में बता रहे हैं, अभी तक जो क्वेश्चन करवा रहे थे ना, बहुत नॉर्मल स्तर के थे, थोड़े से मैंने डेप्थ में क्वेश्चन रखे हैं तो सारे बच्चे गलत बता रहे हैं। ऐसे अगर आप लोग करोगे ना तो पेपर तो हो गया कल्याण आपका, हो गया रिवीजन फिर ऐसे। सच में बता रहे हैं, इतने सिंपल सिंपल, अभी इतना भी डेप्थ में नहीं पूछा है, ये तो बहुत बेसिक आपका बहुत बेसिक है ना, बहुत बेसिक चैप्टर है। अगर इसमें आप लोग बेटा ऐसा क्वेश्चन गलत करोगे तो क्या होगा फिर। तुक्का तुक्का से काम नहीं चलेगा। जो लोग भी तुक्का लगा रहे हैं ना कि कोई कह रहा है ए होगा, कोई बी होगा, कोई सी होगा, कोई डी होगा, तो भैया चार ही ठो ऑप्शन दिए हैं, चार में से कोई तो एक होगा। और ऐसे अगर सच में गलत लगाओगे ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे ही आप एग्जाम में तुक्का लगाओगे तो सीधे बाहर हो जाओगे, क्योंकि सीट आपको बहुत पता है, बहुत सीमित सीटें हैं, है ना। चलिए, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किस चीज पर आधारित है। अभी पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि सबसे रिलेटिव चीजें क्या आती हैं, कि आपस में ये इंटरब्रीड करते हैं सेम स्पीसीज से, और वो हो जाएगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्यों भाई, मार्फोलॉजिकल फीचर क्यों, क्योंकि अलग नहीं होंगे। प्रभा गंगवार जी, मार्फोलॉजिकल फीचर क्या बाकी चीजों से इफेक्ट नहीं होंगे क्या। स्पीसीज का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किससे आधारित होता है, तो वो इनकी इंटरब्रीडिंग से या इनके रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से आधारित होता है। क्यों, क्योंकि आपस में यही रिप्रोड्यूस करेंगे। मार्फोलॉजिकल फीचर तो दूसरे स्पीसीज के भी सिमिलर हो सकते हैं, दूसरे जीनस के भी सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन ओनली, रिप्रोडक्शन का भी बात वही हो रही है कि अगर हम मेथड की बात करें तो केवल और केवल ये नहीं हो जाएगा, मार्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्शन मेथड नहीं होगा। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे इसमें, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। एक बार आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करिए, उसके बाद देखा करिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो कि अर्नेस्ट मेयर के द्वारा बताया गया था, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर के द्वारा ये बताया गया था। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज अ डिफाइनिट, यही डिफाइन करता है कि आगे आने वाली जो स्पीसीज है वो कैसे अपने रिलेटेड स्पीसीज से सक्सेसफुली क्या होगा, सक्सेसफुली ब्रीड करेगा और आगे आने वाली ऑफ स्प्रिंग को जन्म देगा। ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे अगर तो क्या होगा फिर आप लोग का एग्जाम में। और कल मैंने बोला भी था कि एक बार रिवीजन करके आइएगा, है ना। बाहर ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन तो आप लोग बहुत आराम से क्वेश्चन कर लेते हो। अब पूछ लिया बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरोलस लीनियस ने क्या बताया था, यही सब क्वेश्चन थोड़े दिया जाएगा, यही सब क्वेश्चन थोड़े आपसे पूछा जाएगा। एलटी का एग्जाम देने जा रहे हो, टीजीटी पीजीटी में आपको लेवल पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो सीधे से आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है।
चलिए, तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आ जाइए, सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ दियर ऑर्डर। यहाँ पर आपको कुछ एनिमल दिए हैं और उनके राइट सीक्वेंस आपसे पूछा है, उनके राइट ऑर्डर पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है मैंजीफेरा इंडिका, और ये दिया है क्या ये प्राइमेटा से बिलोंग करता है। ऑर्डर पूछा है बेटा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके ऑर्डर क्या है, क्या ये प्राइमेटा से बिलोंग करता है, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं, है ना। ट्रिटिकम एस्टिबम, इसके लिए दिया है स्पेनिडेल से बिलोंग करता है, कहेंगे नहीं। तीसरा दिया है मस्का डोमेस्टिका, ये डिप्थेरा से बिलोंग करता है या फिर होमोसैपियंस पोएल्स से बिलोंग करता है। किसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अभी भी कुछ लोग गलत बता रहे हैं, ऑप्शन बी। मेरा मन कर रहा है ना ऐसे फेंक के मारूं आपको। कुछ लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं, इसमें भी, इसमें क्या आप दिक्कत है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, क्या पढ़े हो आप लोग, हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ऑप्शन सी हो जाएगा डिप्थेरा। मस्का डोमेस्टिका जिसका साइंटिफिक नेम है, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे, हाउस फ्लाई, है ना, हाउस फ्लाई। कोई कोई ऐसा उपकरण आ जाए कि आप लोग की ऑनलाइन पिटाई हो जाए तो आप लोग सुधर जाओगे, है ना। अब ये पेन है, फेंक देंगे तो पता चले नुकसान हो जाएगा, ये भी नहीं कर सकते। हाउस फ्लाई, इसके लिए ध्यान रखेंगे मस्का डोमेस्टिका, और यहाँ पर सही पूछा है तो इसका ऑर्डर डिप्थेरा होता है ना, डिप्थेरा ऑर्डर हो गया। क्लास क्या है इसका, क्लास इंसेक्टा। क्लास अगर पूछता तो क्या है, इंसेक्टा, है ना। फाइलम क्या है इसका, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक, आर्थ्रोपोडा का मेमल, आर्थ्रोपोडा का एनिमल है। हाँ, आप सोचिए, ज्यादा नहीं सोची थी कुछ और। चलिए, हाउस फ्लाई का कॉमन फ्लाई है जो कि आपके आसपास देखने को मिलती है ना, हमारे हाउसेस में। इसकी फैमिली क्या है, म्यूसिएडी फैमिली है, ऑर्डर डिप्थेरा है, क्लास इंसेक्टा, और फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। क्लियर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राइमेटा से मैंजीफेरा इंडिका प्राइमेटा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। मैम अपने टाइपिस्ट को भी बाहर करिए, वो भी गलत टाइप करते हैं। अच्छा जी, वो गलत टाइप कर रहे हैं, हम तो सही बता रहे हैं ना, कंप्यूटर मिस्टेक है, वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान से मिस्टेक हो जाती है, कंप्यूटर क्या चीज़ है। ऊपर से इंग्लिश ना हिंदी, इंग्लिश रहता क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला नेहा सिंह जी, आप आपकी समस्या ही अलग है। मैं बोल क्या, अच्छा मेरी भाषा आप लोग को समझ में नहीं आ रही है, भोजपुरी में बोले, कौन सी भाषा समझ में आती है, चलो उसमें बात किया जाएगा। अब भोजपुरी में बोले, नहीं समझ आ रहा है आप लोग को, हिंदी नहीं समझ आ रहा है। हाँ बताइए, अब कौन सी भाषा में बोले बताइए, इतने सिंपल सी भाषा में तो बोल रहे हैं। इंग्लिश ही अगर नहीं समझ में आ रही है, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो बोल क्या रहे हैं, हम हिंदी ही तो बोल रहे हैं। उर्दू बोलें, बताइए, उर्दू बोलें, संस्कृत में बोलें, किस में बोलें, क्या नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को, हैं, भोजपुरी में बोलें, का हो, नईखे समझ में आवत, हाँ, नईखे समझ में आवता है, बताओ, ऐसे बोले भोजपुरी में, तब समझ में आएगा। चलिए, इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विथ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सा इन हिरेशी फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलो, इसमें भी आपको क्या है, इसमें भी आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। मैम को जो अच्छा लगे, तो मैम को इंग्लिश अच्छी लगती है, फ्रेंच बोलिए जाने दीजिए। अच्छा, फ्रेंच में बोले, इंग्लिश तो समझ में नहीं आता है यार, फ्रेंच में बोलेंगे तो कहाँ समझ में आएगा। भोजपुरी बोले, चलो भोजपुरी आती है हमको,
हाँ, हल्के में मत लीजिएगा मैम को, भोजपुरी आती है एकदम कड़ाके वाली, बहुत बढ़िया से बोलते हैं भोजपुरी हम। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चलो आंसर करो। यहाँ पे अगेन आपसे सीक्वेंस पूछा है, सही सीक्वेंस होमो सेपियंस, मैमेलिया, कॉर्डेटा एंड होमिनिडी। बी ऑप्शन में दिया है आपका ट्रिटिकम, वुल्गेरी, पोएल्स, मोनोकोटिलिडांस एंड स्पर्मेटोफाइटा। ऑप्शन सी में दिया है डोमेस्टिका, मस्का, म्यूसेडी, डिप्थेरा एंड इंसेक्टा। एंड लास्ट दिया है स्पेनिडेस, अच्छा डाइकोटिलिडांस, मैंजीफेरा इंडिका, एनाकार्डियेसी। अगेन आपसे सीक्वेंस पूछा है, ठीक है, अगेन आपसे सीक्वेंस पूछा है, तो इसमें सही सीक्वेंस फटाफट से बता दीजिए बिना देरी के। चलो भाई बिना देरी के सीक्वेंस सही से सभी लोग फटाफट से बता दीजिए। अभी यही क्वेश्चन हमने किया है और मैंने बताया भी है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। इसकी फैमिली क्या है तो बताएंगे, इसकी फैमिली है म्यूसेडी फैमिली है ना। इसका ऑर्डर क्या है, डिप्थेरा है, और इसका क्लास क्या है, इंसेक्टा है। चलो यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हो गई है, जो कि इसका ये अगर क्या है ये हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाती है, ठीक है भाई। तो ये क्या है, चलो अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ऐसा तो आप लोग को समझ में आता नहीं है। ये क्या है, ये इसकी स्पीसीज हो गई, ये जीनस है, आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा था, है ना। ये फैमिली है इसकी, ये क्या है, ऑर्डर है, ये क्लास है, और क्लास के बाद आपका फाइलम आता है। तो फाइलम में क्या हो जाएगा बताएंगे कि आर्थ्रोपोडा। क्यों भाई, तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका, जिसको कहा जाता है कॉमन हाउस फ्लाई, जो आपके आसपास अभी दिख रही होगी, ठीक। उसके अलावा इसकी फैमिली भी पूछी जाती है, म्यूसेडी फैमिली है, डिप्थेरा ऑर्डर है, इंसेक्टा इसका क्लास है, और फाइलम है इसका आर्थ्रोपोडा। क्लियर है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए टेक्सॉन इज ए, टेक्सॉन क्या है, हाँ टेक्सॉन क्या है, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। बी ऑप्शन दिया है ए टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। सी ऑप्शन दिया है ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, या फिर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। चलो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बताएंगे, ए टेक्सॉन इज ए, टेक्सॉन क्या है, टेक्सॉन को क्या कहेंगे, जल्दी से आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। टेक्सॉन क्या है, A taxon is a group of related organism, a taxonomic group of any ranking, a group of related species, या फिर a group of related genus। ठीक, जल्दी से बताइए। तो ये किसी भी आपने पढ़ा है ना। A taxon is term used for the any taxonomic unit that is recognized or defined by एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमेनक्लेचर कोड। लाइक एस हो जाएगा, जैसे जीनस की बात कर लें, फैमिली की बात कर लें, ऑर्डर की बात कर लें, क्या फाइलम की बात कर लें, है ना, किंगडम की बात कर लें, ये सारे के सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कल से बिल्कुल इंग्लिश रहेगी, कल से बिल्कुल इंग्लिश ही रहेगी, कल से हिंदी में हम बोलेंगे भी नहीं, है ना। हम लोग फिर कल से इंग्लिश में ही बात करेंगे, कल से हिंदी में क्वेश्चंस भी नहीं रहेंगे और हम भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो हिंदी समझ में नहीं आ रही है, ठीक। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द हियरार्चिकल अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, घटते हुए क्रम में, ठीक है, हिंदी लिख दे देते हैं हिंदी प्रेमियों, घटते हुए क्रम में, हिंदी घटते हुए क्रम में। चलो बताओ, अब समझ में आ गया, घटते हुए क्रम में। फर्स्ट ऑप्शन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। बी ऑप्शन दिया है किंगडम, डिवीजन, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सी ऑप्शन है आपका
किंगडम, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, या फिर ऑप्शन डी होगा डिवीजन, किंगडम, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, ठीक है, घटते हुए क्रम में। चलो भैया बताओ जल्दी से। द हियरार्चिकल अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब हायर टू लोअर आएंगे, है ना, ऐसे हायर टू लोअर। अभी फर्स्ट ऑप्शन किया था, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो अच्छा, अभी जो लोग बोल रहे थे मैम समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में तो आ रहा है, मुझे पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे जहां समझ में आ रहा है वहां बड़ी जल्दी से आंसर आते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग बस बहाने मारते हो कि मैम हिंदी ले आओ, मैम इंग्लिश ले आओ, मैम समझ में नहीं आया, मैम जल्दी हो गई, गलत बात। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये क्या है, करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर है भाई? करेक्ट सीक्वेंस ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। चलिए भाई, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपके मीडियम, हाई और क्या है एक्स्ट्रा, सारे के सारे लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। असर्शन दिया है स्पीसीज इज एन इकोलॉजिकल यूनिट। स्पीसीज एक क्या है, इकोलॉजिकल यूनिट है, ठीक। और रीजन दिया है स्पीसीज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग इज द। चलो यहाँ पर आपसे पूछा है, पहला दिया है assertion is true and reason is the correct explanation for assertion, ठीक। बी ऑप्शन दिया है assertion is true, reason is true but reason is not the correct explanation for assertion। सी ऑप्शन दिया है आपका assertion is true but reason is false, एंड लास्ट दिया है assertion is false but reason is true। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, रीजन पढ़िए, उसके बाद ये दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है। स्पीसीज के लिए दिया है कि ये एक इकोलॉजिकल यूनिट है, और दिया है स्पीसीज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो भैया, तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया है स्पीसीज एक इकोलॉजिकल यूनिट है, जो कि बिल्कुल सही बात है ना। इकोलॉजिकल यूनिट कह लें और इकोलॉजी में ही आप कह सकते हो कि आपको इंडिविजुअलिटी देखने को मिलती है। जहां पर आप पढ़ते हो, अगर एक लार्ज पॉपुलेशन की बात की जाए तो वहां पर एक सिंगल यूनिट की आप जब बात करते हो तो वो स्पीसीज के फॉर्म में ही आपको देखने को मिलता है। उसके बाद दिया है स्पीसीज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कैरेक्टर, ये भी सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका इस चीज से कोई लेना देना है कि सिमिलर कैरेक्टर हैं और क्या है, सिमिलर फंक्शन है, तो क्या ये इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये इकोलॉजिकल यूनिट के आधार पर है। चलो तो इसमें सही तो दोनों है, बट कहेंगे असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, इसमें ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रीजन जो बता रहा है, ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर तो होते हैं, सिमिलर फंक्शन भी होते हैं, ये नहीं बता रहा है कि क्यों इकोलॉजिकल यूनिट है, ठीक। इकोलॉजिकल यूनिट इसलिए है क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को मिलता है, ठीक है भाई, इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आपका देखने को मिलता है, इसलिए ये इकोलॉजिकल यूनिट है। और दूसरा आपका जो कथन है कि इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, सिमिलर फंक्शन होते हैं, बात तो दोनों सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो दैट इज द, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है भाई, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैच द फॉलोइंग लिस्ट, अगेन यहाँ पर आपको क्या है, लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करना है। आइए, पहला दिया है जेनेरा प्लांटेरम, बी ऑप्शन दिया है स्पीसीज प्लांटेरम, सी ऑप्शन दिया है हिस्टोरिया प्लांटेरम, या फिर फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये आपको बुक्स के नेम दिए हुए हैं। इधर साइड दिया है आपका थियोफेस्टस, वेंथम एंड हुकर,
हचिंसन, लीनियस एंड फिफ्थ ऑप्शन में आपका दिया है यहाँ पर एगलर एंड प्रेंटल। किसने कौन सी बुक लिखी है उसके बारे में पूछा है, ठीक है, किसने कौन सी बुक लिखी है उसके बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मैच करना है। एबीसीडी आपका ऑप्शन दिया है तो एबीसीडी के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। जेनेरा प्लांटेरम किसकी बुक है, स्पीसीज प्लांटेरम किसकी बुक है, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी बुक है, और फ्लावरिंग ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये किसकी बुक है। ये 4 बुक दी हुई हैं आपको और इसके लिए आपको राइट सीक्वेंस बताना है, किसके लिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, जेनेरा प्लांटेरम पढ़ते हैं बेंथम एंड हुकर के द्वारा लिखी गई बुक है। क्यों भाई, बेंथम एंड हुकर के द्वारा। स्पीसीज प्लांटेरम कैरोलस लीनियस ने लिखी है। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसने लिखी है, थियोफेस्टस ने। और फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स ये हचिंसन की बुक है, ठीक। चलो तो इसमें क्या लगाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैच कर लीजिए राइट ऑप्शन, आप लोग राइट ऑप्शन मैच कर लीजिए। जेनेरा प्लांटेरम हो जाएगा बेंथम एंड हुकर के द्वारा, है ना। स्पीसीज प्लांटेरम कैरोलस लीनियस, हिस्टोरिया प्लांटेरम आपका थियोफेस्टस हो जाएगा, एंड फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दैट इज द बुक ऑफ हचिंसन, ठीक। तो यहाँ पर सीक्वेंस लगा दें। ए के लिए क्या है आपका ऑप्शन, ए के लिए सेकंड, बी के लिए क्या है फोर्थ, सी के लिए फर्स्ट, एंड डी के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड। तो ये आपका सही सीक्वेंस है, मैच कर लीजिए कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो बताएंगे कि चलो इसमें ऑप्शन आपका बी जा रहा है ना, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट मैच हो जाएगा, सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डर लग रहा होगा, है ना, कहाँ से मैम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करवाती थी तो बहुत मजा आता था, है ना, आज मैम कहाँ से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ले आई हैं, क्यों भाई। चलो आ जाओ, स्टेटमेंट और रीजन का क्वेश्चन है अगेन। सब स्पीसीज हैज ए जियोग्राफिकल एरिया एंड जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सब स्पीसीज। क्लियर। इसका रीजन दिया है, रीजन दिया है when members of a species are geographically isolated they give rise to a subspecies। क्लियर। चलिए इसके लिए दिया है both statement and reason are correct and the reason is the correct explanation to the statement। बी ऑप्शन आपका दिया है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू द स्टेटमेंट बट द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये भैया अलग ही दिया है, रीजन कह रहा है सही है लेकिन जो आपका स्टेटमेंट है वही गलत है। सी ऑप्शन दिया है दोनों सही हैं, बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर करेक्ट, एंड डी दिया है ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट बट रीजन आपका यहाँ पर गलत दिया है। डर के आगे आंसर है मैम, बिल्कुल बेटा डर के आगे आंसर ही होगा, है ना। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलिए बता दीजिए, अरे कोई डर डर वर नहीं लगता है ना, सब एकदम होशियार बच्चे हैं, डर नहीं लगता, सब एकदम पढ़ के होशियार बैठे हैं ना। चलिए अच्छा इसमें दिया है, चलो देखो क्वेश्चन, इसमें दिया है सब स्पीसीज एक जियोग्राफिकल एरिया में जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होती है अदर सब स्पीसीज से। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। क्यों, क्योंकि एक एरिया में मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ पर एक कोई स्पीसीज रह रही है, मान लो कोई क्या है, कोई भी स्पीसीज आप ले लो, है ना, तो वो क्या है यहाँ पर अगर रह रही है तो वो क्या है बाकी जो दूसरा जो जियोग्राफिकल एरिया होगा उससे तो आइसोलेटेड होगी, है ना। कहते नहीं है ये हमारा इलाका है और ये दूसरे का इलाका है, अपने इलाके में ही तो रहेंगे, है ना भाई। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और वो क्या है अदर सब स्पीसीज से अलग रहेंगे। मान लीजिए आप बात करते हो जैसे कि शेर और तेंदुए की बात कर लो, है ना, शेर का जो इलाका होगा वो शेर अपने इलाके में रहेगा
और तेंदुए का जो इलाका होगा वो क्या है, अपने इलाके में रहेगा, भले ही वो आपस में सब स्पीसीज हैं। क्यों भाई, भले ही वो आपस में सब स्पीसीज होंगे लेकिन वो रहेंगे अपने अपने एरिया में। तो ये तो बिल्कुल बात सही हो गई। दूसरा दिया है व्हेन मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज आर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड दे गिव राइज टू अ सब स्पीसीज। ये भी सही बात है। क्यों, क्योंकि क्या है, जब एक स्पीसीज के जीव एक पर्टिकुलर एरिया में निवास कर रहे हैं तो वहां पर वो क्या होगा, वही रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा और आगे आने वाली ऑफ स्प्रिंग को जन्म देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि जो सब स्पीसीज है उनका आगे क्या होगा, उनका आगे ग्रोथ कैसे होता है, ये वो कैसे आगे आइसोलेटेड होती हैं। तो इसमें आप ऑप्शन ए लगाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन या फिर फॉर आपका जो स्टेटमेंट दिया है। क्लियर, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे इसमें। ठीक है भाई, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे इसमें। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टेक्सोनोमिक हियरार्ची रिफर्स टू, टेक्सोनोमिक हियरार्ची का मतलब क्या है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहे हैं कि स्टेप वाइज इनको क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं और प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के केस में होता है ऐसे। दूसरा दिया है ए ग्रुप ऑफ सीनियर टेक्सोनोमिस्ट हु डिसाइडेड द नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सी ऑप्शन दिया है ए लिस्ट ऑफ बोटेनिस्ट और जूलॉजिस्ट हु हैव वर्कड ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ ए स्पीसीज ऑफ ग्रुप, या फिर ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ए स्पीसीज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फटाफट से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए टेक्सोनोमिक हियरार्ची क्या रेफरेंस देता है, टेक्सोनोमिक हियरार्ची का मतलब क्या है ना। तो टेक्सोनोमिक हियरार्ची का मतलब है कि एक ग्रुप की बात कर लो या फिर स्टेप वाइज क्या है बात कर लो, चाहे वो प्लांट्स के रेफरेंस में हो, चाहे वो, हाँ बिल्कुल, चाहे वो प्लांट्स के रेफरेंस में हो, चाहे वो एनिमल के रेफरेंस में हो। स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन, चाहे वो प्लांट्स के लिए बात करो या फिर एनिमल्स के लिए बात करो। लाइक एस कि आप शुरुआत करते हो कहाँ से, फाइलम से, तो फाइलम से लेके स्पीसीज तक आते हो, वो अलग अलग क्या होंगे, टेक्सॉन होंगे जो कि अरेंजमेंट को शो करते हैं। यही क्या है, टेक्सोनोमिक हियरार्ची कहलाती है। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हाँ, टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, तो टेक्सोनॉमी शब्द डी कंडोले ने दिया था, स्वाति यादव जी बिल्कुल। और टेक्सोनॉमी टर्म दिया था, सॉरी, टेक्सोनॉमी टर्म या शब्द उन्होंने दिया था। और टेक्सोनॉमी के फादर कौन कहलाते हैं, टेक्सोनॉमी के फादर कौन कहलाते हैं, एक बार बताइए। चलिए, टेक्सोनॉमी के फादर कौन कहलाते हैं, तो बताएंगे कैरोलस लिनियस हैं। क्यों भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए स्पीसीज, एक स्पीसीज के लिए इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है। चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज कैन इंटरब्रीड। कह रहे हैं एक ही स्पीसीज के मेंबर क्या है, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। बी ऑप्शन दिया है वेरिएशन अकर्स अमंग मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज। ठीक है, एक ही स्पीसीज में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं मेंबर्स के बीच में। सी ऑप्शन दिया है ईच स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीसीज, या फिर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जीन फ्लो डज नॉट अकर्स बिटवीन द पॉपुलेशंस ऑफ ए स्पीसीज, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए, स्पीसीज के लिए यहाँ पर कौन सा एक राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्पीसीज के लिए बताएंगे कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए स्पीसीज। अच्छा, नॉट पूछा है, सॉरी, नॉट पूछा है।
चलो भाई, नॉट पूछा है, ध्यान रखिएगा बेटा, नॉट पूछा है, ठीक है। नॉट का नेगेटिव मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पर दिया है जो ऑप्शन सी बता रहे हैं, ऑप्शन सी का अभी बताते हैं आप लोग को। मेंबर ऑफ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, बिल्कुल सही है, एक ही स्पीसीज के जीव ही तो दूसरे अपने ही सेम स्पीसीज के साथ क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे, है ना। इनकरेक्ट पूछा है। दूसरा दिया है वेरिएशंस अकर्स अमंग मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज, भाई यहाँ पर ही रिप्रोडक्शन होगा, यहीं यहीं पर ही तो वेरिएशन आएंगे, जहां पर रिप्रोडक्शन होगा वहां पर वेरिएशन आएंगे, बिल्कुल सही बात है। ईच स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीसीज, ये भी तो सही बात है, क्यों, क्योंकि एक स्पीसीज अपने सेम स्पीसीज से ही क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, दूसरे स्पीसीज से थोड़े ही रिप्रोड्यूस करने जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन डी गलत है, क्यों, क्योंकि ये दिया है कि जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ इस सेम स्पीसीज, भैया जीन फ्लो काहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पर नॉट का आंसर नॉट ही हो जाएगा, ठीक है। जीन फ्लो बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि जीन फ्लो मतलब म्यूटेशन की बात हो रही है, अगर सेम स्पीसीज की बात करते हैं तो जब उनमें रिप्रोडक्शन होगा, उनमें क्या है, म्यूटेशन होगा, तो जीन फ्लो तो बिल्कुल होगा ही होगा ना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव का आंसर हो जाएगा आपका नेगेटिव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए बहुत अच्छे, सारे लोग बता रहे हैं ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड एज, इनको कहा जाता है ऐसे जंतु जिनमें मुख का, चलो हिंदी वाले, हिंदी प्रेमी, आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी प्रेमियों के लिए आ गया है क्वेश्चन हिंदी में, अब सारे लोग आंसर करेंगे। ऐसे जंतु जिनमें मुख का विकास ब्लास्टोपोर के विपरीत होता है वो क्या कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोटोस्टोमिया, बी ऑप्शन है पैराजोआ, सी ऑप्शन है ड्यूट्रोस्टोमिया, या फिर प्रोटेस्टा। हाँ भैया आ गए हैं हिंदी में, मैम हिंदी में दीजिए, आ गया है बेटा हिंदी में। चलो भैया हिंदी प्रेमियों बताओ जल्दी से, भारत में रहते हैं, हिंदी प्रेमी हैं, चलो भैया जल्दी से बताओ। अच्छा आ जाओ हिंदी प्रेमियों, सभी लोग बताओ आंसर क्वेश्चन नंबर 19 के लिए क्या होगा। ऐसे जंतु जिनके मुख का विकास ब्लास्टोपोर के विपरीत होता है वो क्या कहलाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, ड्यूट्रोस्टोमिया, क्यों, क्योंकि ब्लास्टोपोर से अगर पहले माउथ बनता है तो वो प्रोटोस्टोमिया कहलाता है, और अगर पहले ब्लास्टोपोर से एनस बनता है तो वो ड्यूट्रोस्टोमिया कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, चलो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय, शब्द स्पीसीज किसके द्वारा दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जॉन रे नाम के साइंटिस्ट ने, बी ऑप्शन दिया है मेयर ने, सी ऑप्शन जूनियर हक्सले ने, या फिर कैरोलस लीनियस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताएंगे, स्पीसीज शब्द किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, स्पीसीज शब्द किसके द्वारा दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, तो किसने बताया था, जॉन रे नाम के साइंटिस्ट ने स्पीसीज शब्द दिया था, क्यों भाई, जॉन रे, क्लियर है, जॉन रे ने स्पीसीज टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिटेड बाइलेटरल सिमेट्री इज, इनमें से कौन सा ऐसा पहला एनिमल किंगडम है जिसमें क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिली। आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, या फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज। चलिए जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, ऐसा कौन सा फर्स्ट फाइलम है जिसमें क्या है, सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिली थी। चलिए तो यहाँ पर बताएंगे, ये हो जाएगा आपका क्या बताएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इनको क्या कहा जाता है, फ्लैट वर्म्स, क्यों भाई, फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं, फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स में सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इनको बीच से क्या करेंगे, बीच से यदि कट करते हैं, ठीक, इनकी सिमेट्री ऐसी है कि बीच से यदि कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। सबसे पहले यहीं पर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिली है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य है, सत्य कथन बताना है। चलो इनमें से कौन सा सत्य कथन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फिशेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पॉइकिलोथर्मस,
बी ऑप्शन दिया है पीसेस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर ए एमनियोटा, सॉरी एन एमनियोटा दिया है, ठीक है, एन एमनियोटा है। सी ऑप्शन दिया है एवीज मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होमियोथर्मस, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है आपका रेप्टाइल्स एवीज एंड मैमल्स आर एमनियोटा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अच्छा, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चलिए तो इसमें कौन सा सही है, सही पूछा है तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, है ना। रेप्टाइल्स एवीज और मैमल्स क्या हैं, एमनियोटा के अंतर्गत आते हैं। रेप्टाइल्स एवीज और मैमल्स आपके आते हैं एमनियोटा के अंतर्गत, और ए एमनियोटा में आते हैं आपके क्या, तो बताएंगे एम्फीबियंस और क्या कहेंगे पीसेस आपके क्या किस में आते हैं, ए एमनियोटा में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ क्लास, किस क्लास के मैमल्स में, सॉरी किस क्लास के एनिमल्स में क्या है एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल अनुपस्थित होती है। फर्स्ट ऑप्शन एरिकनिडा में, बी ऑप्शन है सेस्टोडा में, सी ऑप्शन है ट्रेमेटोडा में, या फिर निमेटोडा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए सभी लोग बताएंगे। चलिए भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल तो ये हो जाएगा आपका सेस्टोडा, है ना। सेस्टोडा में प्लेटीहेल्मिन्थीस में आपको देखने को मिलेगा आहार नाल अनुपस्थित होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, ठीक है। ऑप्शन बताएंगे, फर्स्ट ऑप्शन है आपका पॉलीसेकेराइड्स, बी ऑप्शन है पेप्टिडोग्लाइकन, सी ऑप्शन है लिपिड, या फिर प्रोटीन। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है, तो बताएंगे इनमें पेप्टिडोग्लाइकन क्या है अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था वो किस चीज पर बेस्ड है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल करेक्टर पर, बी ऑप्शन है इवोल्यूशनरी ट्रेट्स पर, विकासवाद की पद्धति पर, सी ऑप्शन है फ्लोरल करेक्टर पर, या फिर नन ऑफ द एबव पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए जल्दी से बताएंगे, ठीक है। चलिए भाई किस चीज पर बेस्ड है, लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन ये बेस्ड है किस पर, तो कहेंगे फ्लोरल करेक्टर पर, ठीक है भैया, फ्लोरल करेक्टर पर बेस्ड है, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लोरल करेक्टर, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एंड आंसर, यहाँ पर आपको क्या है दिए गए कथनों पर विचार करना है और उसके बाद आंसर करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है यूनिसेलुलर, सेकंड दिया है मल्टीसेलुलर, तीसरा दिया है प्रोकैरियोट, चौथा दिया है यूकैरियोट, पांचवा दिया है विथ प्लास्टिड, एंड इधर दिया है विदाउट प्लास्टिड, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा के लिए पूछा है प्रोटिस्टा कैसे होते हैं।
चलिए भाई, प्रोटिस्टा के लिए पूछा है कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ। चलो आगे आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए और बताइए फटाफट से। प्रोटिस्टा के लिए आपसे पूछा है, ठीक है। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा में आप क्या पढ़ते हो? तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। वैसे यूनिसेलुलर ही वैसे ज्यादातर देखा जाता है ना। देखो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट बता रहे हैं, मार खाना है आप लोग को। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट किसके अंतर्गत? मोनेरा में नहीं आते हैं, मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आते हैं। मार खाना है आप लोग को, पिटाई हो जाएगी इस तरह में, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें कह सकते हैं यूनिसेलुलर और क्या है, यूनिसेलुलर क्या हो जाएगा, यूकैरियोट आते हैं, है ना भाई। यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं। यूकैरियोट और क्या होगा, तो कहेंगे इनमें वर्णक पाए जाते हैं, विथ प्लास्टिड होते हैं। युगलीना की बात कर लें, है ना भाई, विथ प्लास्टिड, इनमें युगलीना जैसे हो गया प्लास्टिड होता है उसमें। क्यों भाई? तो क्या हो जाएगा, पहला हो गया यूनिसेलुलर, ये सही हो जाएगा, ठीक है। यूकैरियोट भी होते हैं। अच्छा बहुकोशिकीय भी तो होते हैं, बहुकोशिकीय भी लगा सकते हैं क्या इसमें? क्यों भाई? बताइए। यूनिसेलुलर तो होते ही होते हैं, मल्टीसेलुलर भी कह सकते हैं क्या? ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? चलो ऑप्शन तो कोई नहीं जा रहा मुझे लग रहा है ना। क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। तो इसमें आप क्या है, ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन आपसे बना लेते हैं, हम अपने से बना लेते हैं। इसमें यूनिसेलुलर हो गया ऑप्शन फर्स्ट, और क्या है, यूकैरियोट हो गया ऑप्शन फोर्थ, और क्या है, फिफ्थ हो जाएगा ये। चलो 1 4 5 ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, इस 2 की जगह 1 कर लीजिए आप, ठीक है, मिस्टेक हो गया होगा। 1 4 एंड 5 हो जाएगा, डी होगा, यहाँ का है डी होगा, ठीक है। 1 4 और 5 कर लीजिए, 1 4 एंड 5 ऑप्शन बी लगा लीजिए। इसमें 2 की जगह क्या कर लीजिए, 1 कर लीजिए, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 1 4 और 5 लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं, विथ प्लास्टिड होते हैं, और यूकैरियोट्स होते हैं। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा लेंगे राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 वर्ड्स, चलो 2 वर्ड्स कंप्रेसिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर, द्विपद नाम वाले शब्द दो कौन से हैं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द्विपद नाम वाले शब्द दो कौन से हैं जिनमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देखा गया है? जल्दी से बताइए। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से पढ़िए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ज़्यादा है और आज टाइम ज़्यादा हो गया है, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए फैमिली एंड जीनस है नहीं, ऑर्डर एंड फैमिली है नहीं, जीनस एंड स्पीसीज हो जाएगा, है ना। पहला शब्द जो होता है वो जीनस को शो करता है और दूसरा शब्द यहाँ पर शो करता है उसकी स्पीसीज को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, अगेन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए कैरोलस लीनियस के द्वारा। क्यों भाई? कैरोलस लीनियस के द्वारा खोजा गया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन, कह रहा है कि लीनियस ने सबसे पहले किस बुक में नोमेनक्लेचर को क्या किया था, पब्लिश करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टेमा नेटरी में, बी ऑप्शन स्पीसीज प्लांटेरम में, सी ऑप्शन आपका दिया है जेनेरा प्लांटेरम में, या फिर फिलोसफिया बोटेनिका में। जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कैरोलस लीनियस ने द्विपदनाम पद्धति को किस बुक में क्या किया था, प्रकाशित करवाया था? 29 के लिए किस में प्रकाशित करवाया था? तो ये प्रकाशित करवाया था स्पीसीज प्लांटेरम में। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने बताया था, स्पीसीज प्लांटेरम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूट्रोस्ट्रोम एंड प्रोटोस्ट्रोम एनिमल्स डिफर इन, ड्यूट्रोस्ट्रोम एंड प्रोटोस्ट्रोम कैसे अलग अलग हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है दियर सिमेट्री, उनकी समरूपता के आधार पर। बी ऑप्शन है द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ दियर माउथ, उनके मुख के भ्रूण उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, सी ऑप्शन दिया है टू द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी की प्रेजेंस या अब्सेंस के आधार पर। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर। चलिए भाई, ड्यूट्रोस्ट्रोम और प्रोटोस्ट्रोम एनिमल एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं? ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे। प्रोटोस्ट्रोम और ड्यूट्रोस्ट्रोम एनिमल्स एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं? तो भैया इनके माउथ की जो ओरिजिन होती है ब्लास्टोपोर से, है ना, उसी के आधार पर इनको अलग अलग किया गया है। यदि ब्लास्टोपोर फर्स्ट डेवलप होकर माउथ बनाता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? कहेंगे कि वो प्रोटोस्ट्रोम कहलाता है। और यदि वो क्या है, यदि वो पहले एनस का निर्माण करेगा तो वो ड्यूट्रोस्ट्रोम कहलाएगा। ठीक है, तो इसी आधार पर इनको अलग अलग किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेरामोन इज ए, फेरामोन क्या है? ए प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के एक प्रोडक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए क्या भैया, क्या दिक्कत है 29 में? क्वेश्चन नंबर सही तो बता रहे हैं। स्पीसीज प्लांटेरम में ही तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले इन्होंने प्रकाशित करवाया था। क्या भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये सही है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेरोमोन क्या है? यूज्ड फॉर एनिमल कम्युनिकेशन। तीसरा दिया है मैसेंजर आरएनए होते हैं या फिर ये हमेशा प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए चलिए जल्दी से बताएंगे। फेरामोन, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए फेरामोन क्या है? फेरामोन, चलिए चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। पब्लिश पूछा है तो सही तो है, क्या दिक्कत है भाई? स्वाति फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट, अरे पब्लिश ही तो पूछा है। चलिए भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? वो बुक का नाम नहीं पूछा है उन्होंने, बुक के लिए नहीं पूछा है, उसमें पूछा है कि क्या उसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसमें इन्होंने वो करवाया था, किसमें पब्लिश करवाया था, वो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से। ठीक है, तो चलिए फेरामोन क्या है? ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक ही जाति के जीवों द्वारा यूज किए जाते हैं अपनी ही सेम जाति को क्या है, कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी ही सेम जाति को आकर्षित करने के लिए या उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलो जो भी डाउट होगा क्लास के लास्ट में, क्लास के लास्ट में आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लास के लास्ट में जिसको भी जो भी डाउट होगा वी विल डिस्कस। चलिए अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। फेरामोन्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एक ही एनिमल के लिए क्या है, एक ही एनिमल के लिए ये यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन द गिवन लिविंग सिस्टम। यहाँ पर अगेन आपसे क्या है, क्वेश्चन पूछा है लिविंग सिस्टम के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला दिया है सेल, दूसरा दिया है ऑर्गन, तीसरा दिया है टिश्यू और इधर दिया है बायोस्फीयर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, आ जाइए। सेल हो गया, ऑर्गन हो गया, बायोस्फीयर हो गया, कौन सा यहाँ पर आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछा है, क्या होगा? चलो शुरुआत से अगर बात करें, शुरुआत से सबसे छोटा जो अणु होता है वो एटम होता है ना। एटम से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल फिर आगे चलकर क्या होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।
और बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं। सेल से क्या है, टिश्यू बनता है। चलो ये लिख लिया जाए क्या, क्यों भाई। शुरुआत करते हैं क्या, एटम से। सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो क्या है, एटम है। एटम के बाद क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद क्या बनेगा, बायो मॉलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल, बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल मिलकर क्या करते हैं, एक सेल का निर्माण करते हैं, एक सेल का निर्माण करेंगे। ठीक है, और ये सेल आगे चलकर क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी। बहुत सारी सेल आपस में मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करेंगी। बहुत सारे टिश्यू मिलकर आपस में क्या करेंगे, एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे। क्यों भाई, बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलेंगे तो एक पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे। ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ आ जाएंगे तो पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण होगा, है ना। ये कह सकते हैं एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण होगा। कंप्लीट बॉडी। और ऐसी ही बहुत सारी कंप्लीट बॉडी जब एक साथ आ जाएंगी तो एक पूरा का पूरा क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, सॉरी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक काफी ग्रोथ वाले पार्ट में चले जाएंगे, एक पूरा ऑर्गेनिज्म होगा। और उसके बाद और ऊपर आएंगे तो फिर आपका बायोस्फीयर आ जाएगा। चलिए, तो इस आधार पर आप क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए भाई, ऑर्गेनिज्म के बाद क्या आएगा, तो ऑर्गेनिज्म के बाद आपका यहाँ पर कह सकते हैं कंप्लीट बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, इसी को आप कह सकते हो क्या, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब एक साथ आ जाएंगे तो एक पॉपुलेशन का निर्माण करेंगे, है ना भाई, एक जनसंख्या का पॉपुलेशन। और ये पॉपुलेशन जब एक साथ आ जाएगी तो क्या होगा, एक पूरा का पूरा बायोस्फीयर बन जाएगा। ठीक, एक बायोस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सही सीक्वेंस। इसमें लगा सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछा था, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, पहले बायोस्फीयर होगा। ठीक है, पहले आपका क्या होगा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बाद क्या आएगा, सबसे बड़ा ये होगा। इससे बड़ा क्या है, ऑर्गन, है ना, ऑर्गन हो जाएगा यहाँ पर। ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्या होगा, टिश्यू, सी ऑप्शन। और सी के बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आपका सही सीक्वेंस हो जाएगा। यहाँ पर आपसे बेटा ध्यान रखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पर आप राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म इनगल्फ फूड मटेरियल इज। क्वेश्चन दिया है कि एक ऐसा भोजन का माध्यम, भोजन करने का एक ऐसा माध्यम जहां पर क्या है, ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा फूड क्या है, इनगल्फ कर रहा है, पूरा का पूरा फूड क्या निगल जा रहा है, उसको क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इस सेप्रोजोइक कहेंगे, बी ऑप्शन होलोजोइक, सी ऑप्शन ऑटोट्रोपिक, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक कहा जाता है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए बताना है। ठीक है, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म इनगल्फ फूड मटेरियल, पूरा का पूरा फूड मटेरियल क्या है, वो इनगल्फ कर जाता है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे कि अमीबा वगैरह में देखने को मिलेगा, अमीबा में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर, चलिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर अमीबा हो गया। क्लियर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अच्छा, ये बी है, बी सी हो गया उल्टा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट फॉर्म, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किससे स्टार्ट होता है, एटॉमिक लेवल से। अभी हमने देखा सेम क्वेश्चन, है ना, किससे स्टार्ट होता है, एटॉमिक लेवल से, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से, सेलुलर लेवल से, या फिर ऑर्गेनिज्म लेवल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ। चलिए, यहां पर ध्यान रखेंगे, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, किससे स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट होगा, बताएंगे फटाफट से, किससे स्टार्ट होगा। तो एटॉमिक लेवल से तो होगा नहीं, है ना, एटॉमिक लेवल से तो नहीं होगा। इसमें कह सकते हैं आप किससे स्टार्ट होगा, तो
तो ये जा सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से लेकर कहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक क्या होगा ये देखने को मिलेगा। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, चलिए इसमें क्या लगाएंगे, इसमें आप लगा सकते हैं क्या, सेलुलर लेवल नहीं होगा, सब माइक्रो ये लगा सकते हैं, ठीक है, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होगा। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। सेलुलर लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछा है, ठीक है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछा है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पूछा है कि एक शुरुआत कहाँ से होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है। तो एक सिंगल मॉलिक्यूलर सेल से लेकर के सिंगल मॉलिक्यूलर सेल से लेकर के ये कहाँ तक जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। सी वाले कह रहे हैं सी वाले लूट गए। चलो अच्छा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बायोलॉजिकल डिफिनीशन ऑफ ए स्पीसीज डिपेंड्स ऑन, बायोलॉजिकल डेफिनेशन डिपेंड्स करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The biological definition of a species depends on the geographical distribution of two groups of organisms में, reproductive isolation of two groups of organisms, anatomical and development differences between the two groups of organisms, या फिर differences in the adaptation of two groups of organisms में। डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज किस चीज पर निर्भर करती है, ठीक है, 35 के लिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, है ना, जो कि आपस में क्या होते हैं, बहुत सिमिलर होते हैं और आपस में इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि इंटरब्रीड कर सकते हैं और नए फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इनमें देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो तो क्या होता है, ये कह सकते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जब देखने को मिलता है, ये कहा जा सकता है रिलेटेड है एक स्पीसीज के डेफिनेशन से, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट में कॉमन नेम दिए हैं, कॉलम सेकंड में टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और फैमिली दी हुई है, ठीक है। इधर दिया है मैन के लिए धतूरा, मैंगो और वीट। इधर दिया है पोएसी फैमिली, एनाकार्डिएसी फैमिली, सोलनेसी फैमिली एंड होमिनिडी फैमिली। क्लियर, चलिए अच्छा बताएंगे किसके लिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। पोएसी फैमिली किसका है, धतूरा, मैंगो, वीट का या मैन का, ये ऐसे आपको राइट ऑप्शन लगाना है। आइए कॉमन नेम और इनकी फैमिली कौन सी है वो आपको बताना है, ठीक है। तो मैन आप पढ़े हो होमिनिडी फैमिली से बिलोंग करता है ना। इधर ऑप्शन में लिखती जा रही, ए के लिए ऑप्शन 4, ए बी सी डी। चलो धतूरा किसके अंतर्गत आता है, धतूरा फैमिली किस फैमिली का मेंबर है, कहेंगे सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। बी के लिए ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा, ठीक है। मैंगो पोएसी फैमिली का मेंबर है, सॉरी मैंगो एनाकार्डिएसी फैमिली का मेंबर है। मैंगो आपका क्या हो जाएगा, एनाकार्डिएसी फैमिली, और वीट है पोएसी फैमिली का मेंबर। ये रहा आपका सही सीक्वेंस, ठीक है। चलिए ये रहा आपका सही सीक्वेंस। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही जा रहा है, ऑप्शन ए मैच हो रहा है ना। 4th, 3rd, 2nd एंड 1st, ऑप्शन आपका 1st यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है। मान लेते हैं कि क्या है, एक्स क्या है और वाई क्या है। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या है, दो सिस्टम है और नेमिंग सिस्टम प्रपोज्ड बाय जेड के द्वारा ये सिस्टम दिया गया है। तो इसमें आपको
राइट ऑप्शन बताना है। एक्स क्या है, स्पेसिफिक एपिथ को शो करता है, वाई क्या है, जेनेरिक एपिथ को शो करता है, और जेड क्या है, कैरोलस लीनियस हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका दिया है, एक्स जेनेरिक नेम को शो करता है, वाई स्पेसिफिक एपिथ को शो करता है, और जेड आर एच विटेकर ने दिया है। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई दिया है जो कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के क्या हैं, दो कंपोनेंट हैं। तो मतलब आपसे सीधे सीधे पूछा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में किसने क्या है बताया है, और क्या होगा, किसके द्वारा ये प्रपोज किया गया है। ठीक है, और पहला और दूसरा नाम क्या होता है, तो पहला जीनस होता है, दूसरा क्या है, स्पीसीज होता है, और ये बताया था किसने, कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है अगेन। नाजा नाजा इज ए टॉटोनेम, नाजा नाजा ठीक है, ये दिया है एक टॉटोनेम है, और रीजन इसका दिया है एनिमल इन विच जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज नेम आर सेम दिया है। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है जल्दी से। ठीक, एक्स वाई के लिए दिया है कि नाजा नाजा क्या है, एक टॉटोनेम है चलो, और दिया है ऐसे एनिमल्स जिनका जेनेरिक नेम और स्पीसीज नेम सेम होते हैं उन्हीं को टॉटोनेम के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है, दूसरा दिया है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सी ऑप्शन दिया है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एंड डी दिया है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलिए भाई फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कोई इसमें पहाड़ नहीं है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो बिल्कुल ये कहेंगे नाजा नाजा, जिसका साइंटिफिक नेम, किसका साइंटिफिक नेम है, किंग कोबरा का, है ना भाई, किंग कोबरा। चलो, तो ये क्या है, टॉटो नेम को शो करता है यदि क्या है, किसी भी जीव में दो सिमिलर नेम आ जाएं उनकी स्पीसीज और जीनस को शो करने वाले, तो वो क्या कहलाता है, टॉटो नेम कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, नाजा नाजा किसका साइंटिफिक नेम है, तो बताएंगे किंग कोबरा का, नाग का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट, अगेन लिस्ट को मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है सी जी के रामानुजम, बी दिया है सटन एंड बॉबेरी, सी ऑप्शन थियोफेस्टस, एंड डी दिया है कैरोलस वॉन लीनियस। इधर दिया है हिस्टोरिया प्लांटेरम, बी सेकंड दिया है फिलोजेनी, सॉरी हाँ पेल्लोजेनी, सी ऑप्शन दिया है सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर्थ दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एंड फिफ्थ दिया है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, विजिबिलिटी इज लो, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाइए थोड़ा सा, विजिबिलिटी क्या है थोड़ा सा बढ़ाइए, विजिबिलिटी इज क्लियर। चलो भाई ये यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन बताना है, किसके द्वारा कौन सी चीज बताई गई थी वही आपको मैच करना है। ठीक है, आइए मैच करते हैं। ठीक है, आइए मैच करते हैं। सी जे के रामानुजम को जाना जाता है किसके लिए बताएंगे, तो इनको जाना जाता है सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लास, नहीं सॉरी इनको जाना जाता है पैलियोलॉजी के लिए। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, सी जे के रामानुजम को जाना जाता है पैलियोलॉजी के लिए। ठीक है, इनको जाना जाता है किसके लिए, पैलियोलॉजी के लिए। सटन एंड बावेरी ने क्या बताया था, सटन एंड बावेरी ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताया था, है ना भाई, ये पढ़ते हैं। चलिए ए के लिए ऑप्शन सेकंड यहाँ पर लगा लीजिए, बी के लिए क्या है ऑप्शन फिफ्थ हो जाएगा। सटन एंड बावेरी ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताया था। थियोफेस्टस के द्वारा क्या बताया गया था, थियोफेस्टस की बुक अभी आपने पढ़ी, हिस्टोरिया प्लांटेरम, किसकी बुक है, तो बताएंगे थियोफेस्टस की। और फोर्थ आपका बचा डी ऑप्शन, कैरोलस वॉन नीलियस, कैरोलस लीनियस को जाना जाता है किसके लिए, तो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, जिसमें इन्होंने फ्लोरल करेक्टर बताया था, है ना, क्या आधार बताया था, फ्लोरल करेक्टर, फ्लोरल करेक्टर के आधार पर इन्होंने क्या है प्लांट्स को डिवाइड किया है। तो डी के लिए ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। ये रहा सेकंड,
फिफ्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, देख लीजिए, सेकेंड, फिफ्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैम ऑप्शन उल्टे कर दिए हैं, नहीं बेटा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलो ऑप्शन आपका यहाँ पर, अच्छा ठीक है ये छोड़ दो, ए बी सी डी, ए डी सी बी हो गया है। हाँ अच्छा ये बता रहे हो आप लोग ए बी सी डी, अरे स्मार्ट हो आप लोग, इतना क्या लेना है। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉमन इंडियन करैत, चलिए कॉमन इंडियन करैत का जूलॉजिकल नेम पूछा है आपसे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बैंगेरस, चलो भैया फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है अरे देखो क्वेश्चन का क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन तो वैसे भी गलत हो जाते हैं, जरूरी थोड़े टाइपिंग का ही मिस्टेक है, बुक्स और बाकी चीज़ों में भी तो आपको मिसप्रिंट मिल जाते हैं, है ना। आप लोग को मौका चाहिए किसी पे, तो क्या करें। टाइपिस्ट कौन है, टाइपिस्ट स्वाति मैम है, अच्छा चलो भैया आगे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, तुम लोग बातें कम करो, क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दो। करैत के लिए बताएंगे, जूलॉजिकल नेम बताना है करैत का, फटाफट से बताइए। हाँ तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा कॉमन करैत, इंडियन कॉमन करैत का साइंटिफिक नेम है। किंग कोबरा का कौन सा है, तो किंग कोबरा का है ऑप्शन बी ये ऑफियोफेगस, ये क्या है किंग कोबरा, वही वाला किंग कोबरा है ना, किंग कोबरा, किंग कोबरा। वाइपर रसेली, ये किसका है, वाइपर का। और नाजा नाजा, नाग कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको, नाग बोल लीजिए। ठीक है, नाजा नाजा क्या है, इंडियन कोबरा हो जाएगा, ये नाग जिसको बोलते हैं, नाग देवता, वही किंग कोबरा नहीं, सॉरी इंडियन कोबरा, है ना। एक इंडियन कोबरा होता है और एक किंग कोबरा होता है। चलिए नाजा नाजा, हाँ नाजा नाजा, गाना गाने लग गए आप लोग। चलो तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, बाकी भी लिख लीजिएगा, वाइपर का भी और क्या है किंग कोबरा का भी, इंडियन कोबरा जिसको नाग बोलते हैं उसका भी। हाँ चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इधर आपको साइंटिफिक नेम दिया है और दूसरे साइड उसका कॉमन नेम दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो पैंथेरा टाइग्रिस, मैंजीफेरा इंडिका, मस्का डोमेस्टिका, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, और इधर दिया है राना टिग्रीना। क्लियर, इधर ऑप्शन दिया है मैंगो, कॉमन इंडियन फ्रॉग, कॉकरोच, टाइगर एंड हाउस फ्लाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए मैच करके। तो बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइगर के लिए बताएंगे, टाइगर के लिए क्या होगा, पैंथेरा टाइग्रिस किसका साइंटिफिक नेम है, टाइगर का। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो के लिए, मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा आपका हाउस फ्लाई, है ना भाई। पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना ये है क्या, कॉकरोच, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना क्या हो जाएगा, कॉकरोच के लिए। और राना टिग्रीना ये कॉमन इंडियन फ्रॉग हो जाएगा। तो यहाँ पर ए के लिए ऑप्शन क्या है, ए के लिए ऑप्शन फोर्थ, ये विजिबल है कलर, कलर ये विजिबल है, चेंज कर लेते हैं, है ना। ए के लिए क्या है, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, बी के लिए ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सी के लिए क्या है मस्का डोमेस्टिका ऑप्शन फिफ्थ हो जाएगा, डी के लिए क्या है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, और क्या है लास्ट बचा ई आपका, वो हो जाएगा राना टिग्रीना, ये है क्या कॉमन इंडियन फ्रॉग, सेकंड हो जाएगा। दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस, ये रहा आपका राइट मैच। ठीक है, अब देख लो भैया मैच कर लो जल्दी से फटाफट से। हाँ ये किसी का रॉन्ग नहीं होगा, वही तो हम बोल रहे हैं, जो सिंपल से क्वेश्चन है उनका बड़ा जल्दी से जवाब आता है। चलो अच्छा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा है, मैच कर लेना, ये लिखा है आपका साइड में। ठीक है, राइट हो जाएगा। 41 के लिए बी बता रहे हैं, फोर्थ, फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड और सेकंड, हाँ ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट मैच हो जा रहा है।
ठीक है, ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर राइट मैच जो यहाँ पर सीक्वेंस लिखा है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिगार्डिंग टू मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो या फिर पैंथेरा लियो लायन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट्स द जेनेरा। जेनेरा को नहीं भैया, ये स्पीसीज है ना। इंडिका हो गया, ट्यूबरोसम हो गया और लियो ये स्पीसीज को शो करते हैं ना कि जेनेरा को, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ये क्या है, स्पीसीज को शो करते हैं। क्यों भाई। सेकंड दिया है मैंजीफेरा सोलेनम एंड पैंथेरा आर स्पेसिफिक इपिथ। भैया ये गलत हो गया, उल्टा कर देता तो सही हो जाता है ना। ये क्या है, जीनस को शो करते हैं, ये जीनस को शो करते हैं। क्लियर। सी ऑप्शन दिया है मैंगो बिलोंग्स टू सोलेनेसी फैमिली, पोटैटो बिलोंग्स टू फैमिली एनाकार्डिएसी एंड लायन बिलोंग्स टू कैनेडी फैमिली। ये ठीक लग रहा है ना। लास्ट ऑप्शन आपको देख सकते हैं, वो भी मैंगो बिलोंग्स टू एनाकार्डिएसी, पोटैटो बिलोंग्स टू सोलेनेसी एंड लायन बिलोंग्स टू फेलिडी फैमिली। बिल्कुल, ये कैनेडी फैमिली से नहीं बिलोंग करता, ये क्या है, फेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, है ना। क्यों भाई, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे बहुत एकदम सही आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम वाज प्रपोज्ड बाय। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है लैम एंड ट्यूविल के द्वारा, बी ऑप्शन है बेंथम एंड हुकर के द्वारा, सी ऑप्शन है इचलर एंड एंगलर के द्वारा, या फिर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा एंगलर एंड प्रेंटल के द्वारा। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम वाज प्रपोज्ड बाय। बफरिंग, व्हाट बफरिंग, कुछ नहीं बफरिंग हो रहा है, सब सही है। स्वाति यादव जी जल्दी से बताइए किसके द्वारा बताया गया है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत बार पढ़े हैं, बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया है ना। बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, जेनेरा प्लांटेरम इनकी बुक थी, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, जेनेरा प्लांटेरम इनकी बुक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम होता है क्या, अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से लिखा जाएगा तो क्या होगा, अंडरलाइन होगा। बी दिया है इटलाइज्ड व्हेन प्रिंटेड, जब क्या है जब ये प्रिंटेड होता है तो इटैलिक फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है। सी ऑप्शन आपका दिया है जीनस कैपिटलाइज्ड एंड स्पीसीज स्मॉल, जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से। एंड लास्ट आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे सभी लोग। क्यों भाई, ऑप्शन डी के साथ सभी लोग जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टमैटिक्स इंक्लूडेड, सिस्टमैटिक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है क्लासिफिकेशन, बी ऑप्शन है नॉमेनक्लेचर, सी ऑप्शन है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। चलिए भाई बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना भाई। सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत आपको ये सभी के सभी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। सिस्टमैटिक्स में सारे के सारे जीवों को क्या करते हैं, इनको पहले देखते हैं कि कहाँ से लिए गए हैं। क्लियर। उनका फिर नॉमेनक्लेचर करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा जाता है। ये सारे के सारी चीजें आपको सिस्टमैटिक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, 5 जगत प्रणाली किसके द्वारा दिया गया था, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, कोपलैंड के द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा, या फिर हिकल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई फटाफट से जल्दी से बताएंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय,
बिल्कुल, ये दिया था आर.एच. विटेकर ने। क्यों भाई? आर.एच. विटेकर ने सभी के सभी जीवों को 5 समुदाय में बांटा था। 5 समुदाय कौन कौन से थे? लिख लीजिए इनको। मोनेरा, मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, है ना, फंजाई के बाद आता है आपका प्लांटी, और लास्ट में आपका एनिमेलिया। इन 5 ग्रुप में सारे के सारे जीवों को बांटा था। मोनेरा में सारे के सारे जीवों सारे के सारे क्या है, मोनेरा में रखा था इन्होंने सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, है ना, यहाँ पर क्या है, सारे के सारे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। फंजाई में सारे के सारे फंगस रखे गए हैं। क्यों भाई? सारे के सारे फंगस रखे गए हैं। प्लांटी में ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स, और एनिमेलिया में ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। ठीक, तो ये 5 ग्रुप में इन्होंने बांटा था, और ये साइंटिस्ट का नाम था क्या? आर.एच. विटेकर के द्वारा बताया गया था। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है बेंथम एंड हुकर के द्वारा, बी ऑप्शन है डॉबेन जेस्की के द्वारा, सी ऑप्शन जूनियल हेक्सले के द्वारा, या फिर मेयर के द्वारा। न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म वाज गिवन बाय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 के लिए फटाफट से बताएंगे। द न्यू सिस्टमैटिक टर्म किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, चलिए भाई बताएंगे। चलिए अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स ये दिया था जूनियल हक्सले ने। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, जूनियल हक्सले के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्सॉन रिफर्स टू, टेक्सॉन कहा जाता है ए टेक्सोनॉमिक टूल है, एनी रैंकिंग यूनिट इन क्लासिफिकेशन, ए स्पीसीज ओनली, या फिर एक जीनस ओनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 के लिए फटाफट से बताएंगे। तो ये बताएंगे क्या है? टेक्सॉन एनी रैंकिंग ऑफ यूनिट इन क्लासिफिकेशन लाइक एस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, स्पीसीज। कोई भी एक ऐसा रैंक जो कि क्या है, एक सिंगल यूनिट को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? टेक्सॉन। क्लियर? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किस चीज पर आधारित है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज बेस्ड इन इंटरब्रीडिंग पर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पर, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर, या फिर जेनेटिक वेरिएशंस पर। किस चीज पर आधारित है? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो ये किस पर आधारित है बताएंगे? मॉर्फोलॉजिकल फीचर पर, बाहर से दिखने वाले जो फीचर हैं उन पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ठीक है, टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, ठीक, मॉर्फोलॉजिकल विशेषताओं पर आधारित है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर द सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में सेकंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल बिना देरी के बताएंगे, स्पीसीज को, है ना। पहला वर्ड बताता है जीनस को, और दूसरा वर्ड बताता है किसको? सॉरी, स्पीसीज को। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक हिरेशरी, निम्न में से कौन सा टेक्सोनॉमिक श्रेणी क्रम का भाग नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन फाइलम, बी ऑप्शन है स्पीसीज, सी ऑप्शन है क्लास, या फिर वैरायटी। चलो भाई,
जल्दी से बताएंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, विच इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक हियरार्ची। चलो, तो ये है वैरायटी। वैरायटी नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि वैरायटी क्या है, स्पीसीज के अंतर्गत ही आ जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 के लिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पेसिमेन फॉर स्टडी इज। अध्ययन हेतु संरक्षित पशु पौधों का संग्रह कहलाता है। चलिए, पशु पौधों को जब एक जगह क्या है संग्रहित करके रखा गया है तो क्या कहलाता है वो? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इसको हर्बेरियम कहते हैं। बी ऑप्शन है म्यूजियम कहते हैं। सी ऑप्शन गार्डन कहते हैं, या फिर कीस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, 52 फटाफट से बताएंगे। तो बेटा ये कहलाता है क्या? हर्बेरियम नहीं होगा, म्यूजियम। म्यूजियम कहलाता है ना। म्यूजियम में जाते हो आप, क्या है, बहुत सारे प्रिजर्व करके एनिमल्स को और प्लांट्स को रखा गया है ना भाई। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिजर्व करके रखते हैं, तो ये कहलाता है म्यूजियम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कैटेगरी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रेणी के जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है? स्पीसीज में, जीनस में, किंगडम में, या फिर फैमिली में? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, बताएंगे फटाफट से। किस श्रेणी के जीवों में सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है? बिल्कुल, तो यहाँ पर बताएंगे किंगडम में। क्यों? क्योंकि हायर कैटेगरी तो यही है ना। हायर कैटेगरी ये हो जाएगा, तो हायर कैटेगरी में ही तो सबसे ज्यादा क्या होंगे आपको देखने को मिलेंगे स्पीसीज के नंबर। आगे बढ़े, द हाईएस्ट कैटेगरी इन टेक्सोनॉमिक हियरार्ची इज। अभी वही बात हो गई, ये है आपका किंगडम। किंगडम हाईएस्ट में आता है, और क्या है, स्पीसीज आपका लोएस्ट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICBN स्टैंड फॉर। ICBN का फुल फॉर्म पूछा है। ICBN का फुल फॉर्म पूछा है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स नहीं भैया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर यही हो जाएगा, है ना। इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट ए टेक्सोनॉमिक टूल। इनमें से कौन सा एक टेक्सोनॉमिक टूल नहीं है? बोटेनिकल गार्डन्स, कीस, हर्बेरियम, या फिर फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस आपका इसमें नहीं होगा। बाकी बोटेनिकल गार्डन आपका आता है, कीस भी आते हैं, हर्बेरियम भी आता है। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस, जो कि एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का प्रथम चरण क्या है? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, या फिर डिस्क्रिप्शन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 के लिए फटाफट से बता देंगे। ठीक है, इनमें से बताना है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी इज। टेक्सोनॉमी का प्रथम चरण कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहचान करते हैं। सबसे पहले पहचान करते हैं, ये बताएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन उसका क्या करेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक, आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट टूल। 3 क्वेश्चन और हैं बेटा, बस 3 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द मेन एम ऑफ क्लासिफिकेशन इज। क्लासिफिकेशन का मेन उद्देश्य क्या है? वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है नेमिंग ऑर्गेनिजम्स, बी ऑप्शन है ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स, सी ऑप्शन है स्टडीइंग इवोल्यूशन, या फिर क्रिएटिंग डाइवर्सिटी। वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताना है जल्दी से। वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का मेन उद्देश्य क्या है? तो क्लासिफिकेशन का उद्देश्य ये है भैया कि जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है उनको क्या किया जाए, एक ही ग्रुप में रख दिया जाए, और एक ही ग्रुप में रख के उनके सारे के सारे जो कॉमन कैरेक्टर हैं उसका अध्ययन किया जाए। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो ग्रुपिंग एनिमल्स, है ना, ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन बी लगाएंगे यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेम तो बाद में आ जाएगा, पहले तो ग्रुप कब बनाओगे, है ना। सेम
स्पीसीज के सेम सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑप्शंस यहाँ पर आप क्या करोगे, एक साथ रखोगे, तब तो उनका नॉमेनक्लेचर करोगे, पहले तो पहचान करोगे, है ना भाई। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टर ग्रुप आर दोज हु, सिस्टर समूह होते हैं, लिव इन सेम हैबिटेट, जो एक ही समूह में रहते हैं, एक ही क्या हैबिटेट में रहते हैं। बी ऑप्शन दिया है शेयर इमीडिएट कॉमन एंसेस्टर्स, जो कॉमन एंसेस्टर्स को शेयर करते हैं, मतलब जिनके पूर्वज क्या होते हैं, एक समान होते हैं। सी ऑप्शन दिया है सोज सेम मॉर्फोलॉजी, एक ही मॉर्फोलॉजी को शो करते हैं, या फिर इंटरब्रीडेड फ्रीली, आपस में क्या करेंगे, फ्रीली क्या करेंगे, मूव करते हैं, फ्रीली ब्रीड करते हैं। सिस्टर समूह वो होते हैं, सिस्टर समूह कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद हम सेशन को खत्म करते हैं। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। तो ये क्या करेंगे, बताएंगे, जो कि कॉमन एंसेस्टर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, वही सिस्टर ग्रुप कहलाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, राइट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन दिया है आपका सिस्टम ऑफ असर्शन। अच्छा, phylogenetic classification are considered as post Darwinism. रीजन दिया है they are proposed after the publication of the book origin of species। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलिए सभी लोग आंसर पढ़िए, बच्चे आजकल चैनल पर घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। चलिए भाई ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा और इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर कंसीडर्ड एज पोस्ट डार्विनिज्म, इसका रीजन दिया है दे आर प्रपोज्ड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें क्या होगा राइट आंसर, क्लास वर्क नहीं होमवर्क है, ठीक है। अमृता पांडे जी, ये क्लास वर्क नहीं होमवर्क है, तो इसमें आप लगाएंगे क्या, सभी लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, और सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये खत्म होता है आज का आपका सेशन। बाकी आपके लिए एक सूचना है, जो आपका यूपीएलटी ग्रेड की वैकेंसी है, उसके लिए हमारे यहाँ पूर्णतः निःशुल्क बैच चल रहा है, जो कि सामान्य अध्ययन वाला है, ठीक है। जो आपका पोर्शन पूछा जाएगा उसमें एकदम फ्री बैचेस चल रहे हैं, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। बाकी आपको पता है प्राइमरी लेवल जूनियर लेवल का संघर्ष बैच आपका चल रहा है यूपी टेट के लिए, ये भी सारे बच्चे क्या हैं बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। और जो भी बच्चे जिनको भी यूपी टेट देना है वो बिल्कुल इन क्लासेस को देखें रेगुलर बेस पे, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी बैच आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स के चल रहे हैं, तो ये भी देखना ना भूले। हमारे कोर्सेस आपको बाकी और मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर से द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, उसके अलावा आपको सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, DSSB, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, इन सभी के बैच मिल जाएंगे एकदम फ्री, ठीक है। तो बिना देरी के आप लोग अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन करने के लिए आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़िए, और अपने यार दोस्त भाई बंधुओं के पास भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए तो ये रहा आज के सेशन के लिए। और एक चीज आप लोग से पूछनी थी, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने सीट अभी वो एस्टेट का एग्जाम दिया है, एक सभी लोगों ने मैच किया एस्टेट का। चलिए अच्छा, एक बार सभी लोग बताइए, जो बच्चे एस्टेट का एग्जाम दिए हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों का पेपर था ना एस्टेट का, मैच किया आपने? एस्टेट वाले बच्चे एक बार फटाफट से बताएं भाई, एस्टेट में कितने किसके मार्क्स आए हैं, एक बार सभी लोग बताइए। क्लियर हुआ किसका किसका पेपर? आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने बताया था, तो बताइए सभी लोग एक बार बताइए, एस्टेट वाले बच्चे कहाँ गए सारे? चलिए भाई, एस्टेट की आपकी आंसर की आ गई है ना, तो मिला लीजिएगा जिन बच्चों का भी, हाँ जिन बच्चों का भी अपना तो नहीं था। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का जूलॉजी और बॉटनी दोनों का पेपर था, मैराथन की थी हमने। क्यों भाई? अरे भैया 90+ जूलॉजी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
और किसका आया है एक बार बताइए फटाफट से। हमारा नहीं था मैम, ओके। जिन जिन बच्चों का था उन्होंने मिलाया, क्योंकि आपको बताना था एस्टेट वाली आंसर की आ गई है, सभी लोग अपने आंसर की मैच कर लेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है, एस्टेट वाले बच्चों का। और आपको पता है हमने बहुत मेहनत की थी, 8-8 घंटे की क्लास ली थी स्पेशली एस्टेट वाले बच्चों के लिए। जूलॉजी बॉटनी दोनों की अलग से क्लास हुई थी, मेरा नहीं था मैम, ठीक है। जिसका था वो एक बार बताएं कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। चलो जूलॉजी वाले बच्चे तो बहुत बढ़िया किए हैं, 90+ बहुत अच्छे मार्क्स हैं। उसमें 75 चाहिए आपका, बस हो गया, पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। और अब अगर आपका एस्टेट निकल गया है तो आगे आने वाले एग्जाम में आप आराम से क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। तैयारी करते रहिए, उसमें सब्जेक्ट ही पूछा जाता है। और एक चीज़ ये अच्छी है कि बिहार में केवल एक पेपर होता है आपका, है ना, जैसे यहाँ वाले हैं। यहाँ पे यूपी में आपका 3-3 चीज लगा दिया है, प्री मेंस और इंटरव्यू। बिहार में एक चीज बहुत अच्छी है कि वहां पर केवल आपका एक ही पेपर है। चलिए भाई, जिन्होंने मैच नहीं किया है वो जरूर मैच कर लेंगे आंसर की, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, सर की क्लास का टाइम हो गया है, बच्चे वेट कर रहे हैं उनका, और हम लोग चलते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम पे सेम जगह, 11 बजे आपकी सुबह क्लास होगी। चलिए भाई पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल सेम टाइम पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।